हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडिफाई एग्जाम चैनल। दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक एवं सांविधिक संस्था है का यह पहला वीडियो है। इसके अंतर्गत हम लोग भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट से लास्ट तक देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पूरा कवर किया गया दोस्तों मैंने, तो उसको पूरा देखिए, लास्ट से लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, आप हमें मॉडिफाई एग्जाम फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही इस नंबर पर 7649031301 पर आप हमें व्हाट्सअप करें। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मॉडिफाई एग्जाम करके सर्च करके हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। दोस्तों, साथ ही मॉडिफाई एग्जाम करके हमें टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें ताकि आपको पीडीएफ उपलब्ध हो सके। ठीक है, इतने जगह, इतने प्लेटफॉर्म पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपने कोई भी मैसेज व्हाट्सएप पर हमें क्वेरी सेंड कर सकते हैं ताकि हम लोग आप उसका आंसर कर सके। दोस्तों, यह यूनिट एमपीपीएससी न्यू सिलेबस आधारित यूनिट 10 है, तो इसके ये पूरे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे ही कवर होते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी पूरे टॉपिकों की। इसके अंतर्गत आज हम पहले वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं राज्य निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग, दो टॉपिक हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 324 से 329, ठीक है, 324 से 329 तक निर्वाचन संबंधी उपलब्ध दिया गया है। तो भारतीय संविधान में 334 से 329 तक अनुच्छेद तक भारत निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया है। इसे चुनाव आयोग भी कहते हैं। दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी 1950 को ही दोस्तों मतदाता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, मतलब संविधान द्वारा प्रदत्त यह निकाय है, तो यह एक संवैधानिक निकाय है। अगला है निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और दो अन्य आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक संवैधानिक निकाय है और इनकी निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले तब तक होगा, मतलब जो भी पहले हो जाए, 6 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष पहले हो जाए। ठीक है, तो ये दो सीमाएं। और अन्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, अन्य चुनाव आयुक्तों की है 6 वर्ष और है 65 वर्ष। ठीक है दोस्तों, यह 65 नहीं 62 है, 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए इसमें। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष 65 एज तक, और ये होती है 6 वर्ष 62 तक। ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना आप लोग। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे। इंपॉर्टेंट है, इन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन तथा भत्ते प्राप्त होंगे। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आइए अब देख लेते हैं इन्हें, जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया और अन्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, तो इनका समय सीमा कब संविधान द्वारा संशोधन करके इनका कब कम किया गया, कब इनकी संख्या बढ़ाई गई है। 1950 से 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य निकाय था। पहले यह एक सदस्य निकाय था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही रहता,
जिसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था। ठीक है, 1989 के बाद राष्ट्रपति ने आयोग के काम के भार को कम करने के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्त की। ठीक है दोस्तों, 1950 से लेकर 1990 तक सिर्फ एक आयुक्त होता था, और उसके बाद राष्ट्रपति ने भार को कम करने के लिए 1989 में 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। ठीक है, इसके बाद यह बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करने लगी, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है, 2 पॉइंट ओवर हो गया यहाँ पे। अब अगला है 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया। पहला था 1989 में बना दिए गए थे 3, उसके बाद में 1990 में 2 को खत्म कर दिया, फिर बचा सिर्फ एक ही। पहले जैसी स्थिति होगी, 1950 जैसी स्थिति। और 1993, ठीक है, 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किया गया। फिर 1993 में राष्ट्रपति ने 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर दी, तो ये हो गई फिर 3। इसके बाद ये बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त और जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, भारत निर्वाचन आयोग का। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लेना। जैसे मैं वापस एक बार आपको समझा देता हूं, 1950 से लेकर, ठीक है, 1950 से लेकर 1989 तक रही एक सदस्यीय। ठीक है, 90 में हो गई ये 3 सदस्यीय। ठीक है, 89 में हो गई ये 3 सदस्यीय। और 1990 में ये हो गई 2 सदस्यीय। ठीक है, 2 निर्वाचन आयुक्त को निकाल दिया गया, तो ये बनी 90 में 1 बन गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर 1993 से अब तक चल रही है 3 सदस्यीय आयुक्त, मतलब एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 अन्य आयुक्त होंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगला टॉपिक है भारत निर्वाचन आयुक्त की संरचना। इसमें किस तरह की संरचना है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग संबंधी निम्नलिखित प्रावधान किए गए। तो मतलब इनकी संरचना किस तरह से है? भारत निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों से मिलकर बना हुआ है। हमने पहले ही पढ़ चुके, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते। इस तरह से यह 3 सदस्यीय है 1993 से। ठीक है दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगला है, जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। अन्य निर्वाचन आयुक्त डायरेक्टली कभी कभी नियुक्त कर दिया जाता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर कार्य करेगा। यह एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। अगला है, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह से प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, जिसे वहां निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। वैसे ही राज्य में भी दोस्तों यही होता है, एक निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। मतलब जो राज्य के निर्वाचन आयुक्त की राष्ट्रपति इनकी सलाह, भारत के निर्वाचन आयुक्त की सलाह से नियुक्ति कर सकता है। निर्वाचन आयुक्तों प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें एवं पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन आयुक्तों की प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें एवं पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। मतलब राष्ट्रपति जब चाहे तब इन्हें पद से हटा सकता है, नियुक्त किया जाती है। पदावधि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की, हटा नहीं जा सकता, इनके पद पर नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति। थोड़ा सा गलती होगी, राष्ट्रपति इन्हें पद पर नियुक्त कर सकता है। अगला टॉपिक है निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी निर्धारित पदावधि से काम करने की सुरक्षा, मतलब अपने पदावधि से काम करने की सुरक्षा देता है यह स्वतंत्रता के संबंधित है। इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद के
उसी रिक्ति से उन्हीं आधारों पर हटाया जाता है जिस रीति एवं आधारों से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रोसीजर से हटाया जाएगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। दूसरे शब्दों में उन्हें दुर्व्यवहार अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। दोनों सदनों में इंपॉर्टेंट है, विशेष बहुमत संकल्प प्राप्ति करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अतः वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता, हालांकि उन्हें राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। एक उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा हटाया, मतलब न्यायाधीशों के समान ही हटाया जाता है, वही सेम प्रोसीजर रहेंगी। और दूसरा है दोनों सदनों में विशेष बहुमत संकल्प द्वारा भी राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात इसके लिए गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया, ठीक है, अब उनका वेतन भी नहीं बढ़ाया जा सकता, उन्हें और कोई भत्ते भी नहीं दिए जा सकते। ठीक है, भत्ते भी नहीं, मतलब लाभकारी, उनके लिए जो लाभकारी परिवर्तन रहते हुए नहीं किया जा सकता। अभी जो है दोस्तों, तो अभी जो रहेंगे, अगर कानून पारित कर दिया जाता है संसद द्वारा, तो यह अभी के मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर लागू नहीं होगा, उन्हें तुरंत संज्ञान में नहीं होगा। जो बाद में जो बनेंगे इसके बाद में, उन पे यह लागू होगा। ठीक है, सब सीधे शब्दों में यह बताया। अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, अब किसी राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो वह राष्ट्रपति को, भारत का निर्वाचन आयुक्त सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को कि यह राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त सही प्रकार से काम नहीं कर रहा या कोई गड़बड़ी की सिचुएशन में, तब भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। ठीक है, राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हटाने की प्रक्रिया, दोस्तों हम लोग हटाने की प्रक्रिया इससे पहले बता चुका हूं मैं, सदनों द्वारा विशेष बहुमत पर, और एक है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, और या तो फिर राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत का ओरम है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगर सलाह देता है राष्ट्रपति को कि इस राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की सिफारिश कर सकता है, किसी भी राज्य का। अब आइए हटाने की पूरी प्रोसीजर हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक को दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध होने पर अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से इन्हें हटाया जा सकता है, जिसके अंदर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग से, मतलब दोनों सदनों में एक विशेष बहुमत पर ही इन्हें हटाया जा सकता है। हाँ, और दूसरा पॉइंट है, निष्कासन के लिए 2/3 सदस्यों को विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, मतलब दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, और इसके लिए सदन में कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान होना चाहिए। ये भी एक दूसरी है, 2/3 बहुमत भी चाहिए और 50% से अधिक मतदान भी चाहिए। ये हो गया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए। उपरोक्त पदों में किसी को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। महाभियोग का उपयोग नहीं किया गया है दोस्तों। महाभियोग राष्ट्रपति के लिए किया जाता है, राष्ट्रपति के लिए महाभियोग का उपयोग किया है। इन पदों के लिए महाभियोग का उपयोग नहीं किया है। 2/3 बहुमत होना चाहिए
और 50% से अधिक मतदान, मतलब 50% से अधिक मतदान होना चाहिए दोनों सदनों में। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों, बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनेगा, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग की संसद में लाई जाती है? तो ये बोलेंगे अपन लोग डायरेक्टली नहीं, क्योंकि महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही किया जाता है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। और यह प्रक्रिया किसी अन्य मामले में नहीं अपनाई जाती, यह प्रक्रिया किसी अन्य मामले में भी अपनाई नहीं जाती, सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ये महाभियोग की अपन लोग यूज करेंगे। मतलब संविधान में किया गया है राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का। बाकी ये उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को दुर्व्यवहार, मतलब इन ये जो पद है इनको हटाने के लिए महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया है, लेकिन प्रोसीजर पूरी सेम है। 2/3 बहुमत इसमें भी लग रहा है, 2/3 बहुमत इसमें भी लग रहा है, लेकिन इसमें 50% से अधिक मतदान होना चाहिए। बोल रहा है 50% से अधिक मतदान होना चाहिए। आइए हम लोग निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और कभी कभी एमपीपीएससी में डायरेक्टली अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, सीधा पूछ लेगा वो। तो यह 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद है। तो इसके अनुच्छेद है, अनुच्छेद 324 में क्या है, निर्वाचन के अधिक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 324 के प्रयोग करके बंगाल, दोस्तों पश्चिम बंगाल का इलेक्शन कैंपेन एक दिन पूर्व ही कर दिया गया था, संपन्न कर दिया था, मतलब एक दिन पूर्व ही हिंसा के कारण पहले ही संपन्न कर दिया था। तो ये 324 के तहत किया गया था भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन के अधिक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, मतलब अधिक्षण भी करेगा, निर्देशन भी करेगा और नियंत्रण भी करेगा। एक संवैधानिक यह संस्था है, संवैधानिक संस्था है, तो यह निर्वाचन का अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, उसको नियंत्रित भी करेगा, उसके लिए सही निर्देशन, मतलब निर्देश भी निकालेगा कि आपको इस प्रोसीजर को, डेट भी यही निकालता है निर्वाचन आयोग, और उसका अधिक्षण भी करेगा। यह 324 के अंदर प्रावधान है। और 325 के अंदर देखो, धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र ना होना, उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली से सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। मतलब 325 में यह दिया गया है, धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर, धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर दोस्तों किसी का भी निर्वाचन नामावली में अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। मतलब इसका इस निर्वाचन नामावली पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है और किस लिंग का है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह दिया गया है 325 में। और 326 में है, लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। वयस्क मताधिकार के आधार पर होना मतलब 18 वर्ष के ऊपर अगर आप हो तो आपको वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध करवाया जाता है। तो लोकसभा एवं राज्यों का विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार पर होना 18 वर्ष, मतलब 18 वर्ष के अगर आप ऊपर हो तभी आपको वोटर आईडी कार्ड मिलेगा, तभी आप निर्वाचन के लिए सम्मिलित हो सकते हैं, चुनाव में सम्मिलित हो सकते हैं 18 वर्ष के ऊपर होना। तो यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। तो यह है अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 327 में क्या दिया है देखो, विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति, ठीक है, विधानमंडल भी अपने निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद को शक्ति दी गई है इसके अंदर 327 के अंतर्गत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
तो इसको याद रखना। निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने के लिए संसद को शक्ति दी गई, तो यह है 327 में। और 328 में है किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने का विधानमंडल की शक्ति। ये दोनों विधानमंडल से रिलेटेड है, 327 और 328, ठीक है। किसी राज्य के विधानमंडल, विधानमंडल है अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में, निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की विधानमंडल की शक्ति। तो दोस्तों ये विधानमंडल की शक्ति के अंतर्गत है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 327 और 328। और 329 में है निर्वाचन संबंधी मामलों का न्यायालयों में हस्तक्षेप का वर्जन। ये एक संवैधानिक संस्था है दोस्तों, यह एक न्यायालय की तरह भी काम करती है, ठीक है। न्यायालय में कोई भी हस्तक्षेप का वर्जन है इनके एक प्रमुख स्वतंत्रता का अधिकार है। तो मैं एक बार पूर्ण तरह से बता देता हूं कि अगर इसमें कोई भी मामला होता है तो इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। इनके उपबंध दिए गए हैं 329 में, मतलब किस मामले में न्यायालय हस्तक्षेप करेगा और किस में नहीं। मैं एक बार पहले से बता देता हूं। 324, तो दोस्तों ये हो गया 324। 324 के अंतर्गत क्या दिया है अपने को, निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 324। एक बार मैं फिर आपको शॉर्ट में पूरी तरह से समझा देता हूं कि अपने को कौन सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा शॉर्ट में। 324 के अंतर्गत दिया है निर्वाचन के अधीक्षण और निर्देशन का नियंत्रण, ये है निर्वाचन आयोग में निहित है, तो इंपॉर्टेंट है। 324 में दिया अधीक्षण भी कर सकता है, निर्देशन भी करता है और नियंत्रण भी करता है 324 के अंतर्गत। और 325 धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा निर्वाचन नामावली में, ठीक है। ये थी 325 में। 326 में है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। इसमें डायरेक्टली बोल दो वयस्क मताधिकार, ये इंपॉर्टेंट है 326 में, ठीक है। 326 में हो गया वयस्क मताधिकार। और 327 में हो गया विधानमंडलों का निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। निर्वाचन मंडलों के निर्वाचनों के अनुबंध करने की उपबंध करने की संसद को शक्ति दी गई है। और यह है 328 में किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की विधानमंडल को शक्ति दी गई। 327 में विधानमंडलों को संसद को शक्ति दी गई है और 328 में दी गई है विधानमंडलों को शक्ति दी गई है। ये दो 27 और 28 आप लोग याद रखना। और है 329 निर्वाचन के संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, तो यह 329 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आयोग की शक्ति एवं कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आयोग की शक्ति एवं कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहली देखते हैं हम लोग, पहला क्या है निर्वाचन आयोग की शक्ति एवं कार्य। संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, या तो चुनाव आयोग द्वारा। भारत निर्वाचन आयोग को चुनाव आयोग भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यह किया जाता है, भूभाग का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा। यह एक शक्ति है और कार्य भी है, ठीक है। समय समय पर निर्वाचन नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। अगर आप 18 वर्ष के ऊपर हो गए हो तो निर्वाचन नामावली में आपका नाम अवश्य होगा, ठीक है। समय समय पर यह कार्य निर्वाचन नामावली तैयार करना निर्वाचन आयोग का काम है। निर्वाचन की तिथि मतलब चुनाव की तिथि, समय सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, यह भी निर्वाचन का कार्य है, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग का कार्य है। मतलब चुनाव की तिथि, चुनाव की समय सारणी, मतलब किस दिन तक के 24 घंटे, मतलब
अपन मान के चलो किसी राज्य में चुनाव हो रहा है, एक पर्टिकुलर मान के चलते हैं अपन, किसी राज्य में चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश में ही मान के चलते चुनाव हो रहा है, तो तिथि भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाएंगी। ठीक है, अपन लोग सिर्फ राज्य की बात कर, पर्टिकुलर सॉरी मतलब ये इसमें हम लोग राज्य की बात कर रहे हैं, तो एक ही पार्ट को लेकर चल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, तो उन्होंने एक डेट देगा और उसके 24 घंटे पूर्व उसका मतलब प्रचार करने का टाइम देगा, प्रचार करने का टाइम देगा 24 घंटे पूर्व। ठीक है दोस्तों, प्रचार करने का टाइम देगा 24 घंटे पूर्व, एक सेकंड, 24 घंटे पूर्व प्रचार करने का टाइम देगा। जैसे मान के चलते हैं अपन लोग मध्य प्रदेश में चुनाव है, कोई भी एक डेट आप ले लोग लीजिए, ठीक है, और चुनाव की डेट और उसके पहले 24 घंटे प्रचार करने का टाइम दे देगा, वो 24 घंटे पूर्व संपन्न हो जाते हैं। तो एक से हाँ 24 नहीं शायद 48 है, 48 घंटे पूर्व प्रचार समाप्त हो जाता है। जनता को टाइम दिया जाता है कि आप अपना वोट सोच समझकर किए जाए, और इनके निर्देशन मतलब इनके नियम कि किस तरह से आप लोग कितना मतलब बैनर कहाँ लगेगा, सब तरह कितना लेखा जोखा होगा, कितना खर्चा होगा, कितना खर्चा किया जाएगा, एक चुनाव में के उम्मीदवार द्वारा कितना खर्चा किया जाएगा बैनर का, मतलब कहाँ बैनर लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, और जैसे मतलब जो मतलब पूरे इसकी मतलब धरोहर है अपनी राष्ट्रीय धरोहर, उन पर बैनर नहीं लगाना है, ये सारी निर्वाचन आयोग करता है दोस्तों। अगला है राजनीतिक दलों को मान्यता और उन्हें निर्वाचक चिन्ह आवंटित करना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। राजनीतिक दलों को मान्यता और उन्हें निर्वाचक चुनाव चिन्ह आवंटित करना, तो ये भी है भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है। अगला दोस्तों, अगला देखते हैं हम लोग, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह के मामले में हुए विवाद का समाधान के लिए न्यायालयों की तरह काम करना। आप लोगों को एक याद है, यूपी में हुई थी बहुजन समाज पार्टी के हाथी पे चिन्ह पे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव आमने सामने थे, तो यह मामला गया था चुनाव आयोग के पास, तो यह हाथी जो चुनाव चिन्ह था वो गया था अखिलेश यादव को मिला था। तो दोस्तों यह चुनाव चिन्ह के संबंधित मामले भी जाते हैं भारत निर्वाचन आयोग के समय के पास। निर्वाचन व्यवस्था के संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना, अगर कहीं निर्वाचन व्यवस्था के संबंधित विवाद हो गया तो उसके लिए भी अधिकारी भी नियुक्त करेगा भारत निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। निर्वाचन के समय दलों या उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग 2 महीने पूर्व ही बोल देते हैं कि भैया इस राज्य में चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ पे आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता मतलब किसी भी तरह का प्रचार प्रसार बंद कर दिया जाता है, मतलब जनता से मतलब उस तरह से बंद नहीं किया जाता है, प्रचार प्रसार मतलब कुछ सीमाएं होती है कि आप बैनर लगा सकते हैं, ज्यादातर प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ सीमाओं से रिलेटेड है होता है। ठीक है, आचार संहिता 2 मंथ पूर्व ही लग जाती है। निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रसार के लिए रेडियो टेलीविजन कार्यक्रम सूची निर्मित करना, तो ये भी दोस्तों एक है भारत निर्वाचन आयोग का कार्य। निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीति के प्रचार के लिए रेडियो टीवी कार्यक्रम सूची निर्मित करना, ये भी है भारत निर्वाचन आयोग का। तो मतलब रेडियो पर की क्या सूची होंगी, टेलीविजन की क्या सूची होंगी, मतलब किस टाइप कितना एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च होगा, यह सब सबका मतलब कार्य और शक्ति के अंतर्गत आता है भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत। अगला है संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। मान के चला कोई
सांसद अयोग्य है तो उसके संबंधित मामला आया है राष्ट्रपति के सामने, तो भारत निर्वाचन आयोग के सदस्य, तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि निर्भरता से संबंधित संसद सदस्यों के, लोकसभा या राज्यसभा के किसी का भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य भी करते हैं। विधानमंडलों के सदस्यों की निर्भरता के संबंधित मामलों को राज्य को परामर्श देना, ये दिएंगे राज्यपाल को, कि मतलब विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राज्य को परामर्श देने का काम भी करता है भारत निर्वाचन आयोग। रैगिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा एवं अन्य नियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करना। अगर कहीं मतदान केंद्र पर फर्जी वोट डाले गए, मतलब लूट लिया गया, उसे बूथ कैप्चर कर लिया गया, कहीं बूथ कैप्चर कर लिया गया और वहां पे वोट डाल दिए जाते हैं, हिंसा होती है, फायरिंग होती है, तो उस कंडीशन में भारत निर्वाचन आयोग वहां का चुनाव रद्द कर सकते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, अगर आप पहले सुना भी होगा कि किसी बूथ पर ये सभी होता है, मतलब मतदान केंद्र को लूटना, हिंसा होती है, तो कई बार किसी बूथ पर डबल चुनाव करवाया जाता है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। और यह निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारी की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल से आग्रह करना। किसी राज्य में चुनाव हो रहा है तो वह राज्यपाल से आग्रह करेगा भारत निर्वाचन आयोग कि हमें इस राज्य के लिए अधिकारी चाहिए चुनाव के लिए। ज्यादातर टीचरों, शिक्षकों और जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, इनकी नियुक्ति की जाती है अधिकारियों के तौर पर। ठीक है, कर्मचारियों के तौर पर उनको प्रॉपर प्रशिक्षण दिया जाता है, किस तरह से आपको चुनाव करवाना है, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरह सबमिट करना है, और काउंटिंग के लिए अलग रहते हैं दोस्तों। ठीक है, पूरा प्रोसीजर ये कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इतने बड़ा राज्य है, इसमें चुनाव करवाने के लिए बहुत सारे चुनाव अधिकारी, मतलब कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, तो वह आग्रह करता है भारत निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को और राज्यपाल को। ठीक है, तो वह आग्रह करेगा भारत निर्वाचन आयोग। समस्त भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करना। स्वतंत्र और निरपेक्ष चुनाव करवाना है भारत में। ठीक है, तो उसका निरीक्षण करेगा चुनाव आयोग। ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतलब किसी भी भेदभाव के बिना, निष्पक्ष किसी भी राजनीतिक दल, तो मतलब कि भैया कभी कोई पार्टी चुनाव, मतलब ये है ज्यादा बहुमत में है, सरकार उन्हीं की है, तो चुनाव आयोग ऐसा नहीं करेगा कि मान के चलो कि उसी पार्टी को वोट दे दिए पूरे, ऐसा नहीं करेगा। निष्पक्ष चुनाव करवाया जाता है चुनाव आयुक्त द्वारा। यह पावर संविधान द्वारा दी गई है उन्हें, संविधान द्वारा दी गई है निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, निष्पक्ष चुनाव, इसी के कारण से एक पार्टी के बाद में दूसरी पार्टी जीतती है, नहीं तो पता चल रहा है चुनाव आयोग ये उसमें फर्जीवाड़ा कर दे, निष्पक्ष चुनाव ना करवाए, तो दूसरी पार्टी कभी विजयी नहीं होंगी। ठीक है, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाता है भारत निर्वाचन आयोग। संविधान बनाने वाले ने बहुत ही मतलब बारीक तरीके से, मतलब क्या सिस्टम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, पूरी तरीके से संविधान को लिखा गया है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत चुनाव आयोग का मतलब निर्वाचन आयोग का ये कार्य है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए निरीक्षण भी करना। राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में एक वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराए जाए या नहीं। मान के चलते J&K, ठीक है, यहाँ तो मैक्सिमम टाइम लगते ही रहता है, लेकिन अभी ऐसी कंडीशन नहीं। जम्मू एंड कश्मीर, किसी कारण से राष्ट्रपति शासन लग गया, उसके एक वर्ष बाद निर्वाचन आयोग सलाह देगा राष्ट्रपति को कि एक वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराया जाए या नहीं। वो पूरे मतलब बैठक होती है, निरीक्षण होता है, उसी के बाद में निर्वाचन आयोग यह सलाह देता है राष्ट्रपति को एक साल बाद में
के यहाँ चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसी के उपरांत राष्ट्रपति यह करता है कि होने का कंडीशन में वहां चुनाव करवाए जाते हैं और नहीं होने कंडीशन में वहां चुनाव नहीं करवाए जाते। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। हाँ? अगला है भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक सेकंड जरा देख लीजिए, मतलब भारत का इंपॉर्टेंट है। भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराता है, मतलब भारत का। बाकी आपने देख लिया, ठीक है। विधानसभा का भी करवाएगा कौन? भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, लोकसभा का भारत निर्वाचन आयोग करवाएगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। फिर बाकी बच जाते हैं दोस्तों राज्य। राज्य निर्वाचन आयोग में पंचायत आता है, ठीक है, नगर पालिका आता है, ठीक है। पंचायत और नगर पालिका आता है पंचायत, मतलब राज्य निर्वाचन आयोग के तहत। निर्वाचन के मद्देनजर राजनीतिक दलों का पंजीकृत करना और निर्वाचन में प्रदर्शनों के आधार पर उसे राष्ट्रीय राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब राष्ट्रीय होगा या एक राज्य दल होगा, यह भी भारत निर्वाचन आयोग का कार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी दल का रजिस्टर करना, चुनाव चिन्ह देना, और वह चुनाव चिन्ह देने के बाद में वह राष्ट्रीय होगा या राज्य होगा या राज्य दल होगा, इसका भी दर्जा देता है निर्वाचन आयोग। अब आइए राष्ट्रीय दल की मान्यता हेतु मापदंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देख लेते हैं राष्ट्रीय दल होने के मापदंड देख लेते हैं, ठीक है। कोई दल राष्ट्रीय दल के मान्यता प्राप्त करता है यदि, ठीक है, उसे 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हुई है, ठीक है। 4 स्टेट, 1, 2, 3 और 4, इनमें 4 लोकसभा सीटें होना चाहिए, ठीक है। उसे 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हुई हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय दल होने के मापदंड है। उसे लोकसभा में कम से कम 2% या अर्थात 11 सीटें मिली हो। उसे लोकसभा में कितनी? 11 सीटें मिली हो। साथ ही सीटें 3 अलग अलग राज्यों में मिली हो। 11 सीटें 3 अलग अलग राज्यों में मिली हो, ठीक है, 3 अलग राज्यों में मिली हो, ठीक है। यह है राष्ट्रीय दल होने के, ठीक है। उसे अगला है, उसे कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल होना चाहिए। उसे लोकसभा में 2% अर्थात 11 सीटें मिली होनी चाहिए, और उसमें 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हुई हो। यह है राष्ट्रीय दल की मान्यता के मापदंड। ये दोस्तों देख लेते हैं हम लोग राष्ट्रीय दल अपने यहाँ कौन कौन से है, ठीक है। एक है राष्ट्रीय दल, ठीक है, राष्ट्रीय दल इधर दिए है, इनकी स्थापना दिया और इनके चुनाव चिन्ह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में एओ ह्यूम द्वारा। इसका चुनाव चिन्ह आपके सामने, पंजा इसका चुनाव चिन्ह है। अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। हसिया एवं और बाली, ठीक है, यह है हसिया और बाली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 में। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इसका है हसिया, हथौड़ा एवं तारा। इसका चुनाव चिन्ह है हसिया, हथौड़ा और तारा। अभी है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। इसका चुनाव चिन्ह है कमल, इसका चुनाव चिन्ह है कमल। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में
और इसका चुनाव चिन्ह है कमल। बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। ठीक है। तृणमूल कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी 1998 में, इसका चुनाव चिन्ह है जोड़ा फूल। ये देखिए तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह आपके सामने, मैंने चुनाव चिन्ह भी दिए हुए हैं। ठीक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, इसका चुनाव चिन्ह है घड़ी। ठीक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, इसका चुनाव चिन्ह है घड़ी। नेशनल पीपल्स पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 2013 में, इसका चुनाव चिन्ह है किताब। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस तरह से राष्ट्रीय दल है, गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 हमारे यहाँ राष्ट्रीय दल है। ठीक है। 8 हमारे यहाँ राष्ट्रीय दल है। एक बार मैं आपको चुनाव चिन्ह रिवाइज करवाता हूं। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 पंजा चुनाव चिन्ह। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 हसिया एवं बाली, पूरा याद रख लो। ठीक है। हसिया एवं बाली, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी याद आना चाहिए, हसिया एवं बाली। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1964 हसिया, हथौड़ा और तारा, इसके अंदर तारा। ठीक है। ये वो एक मिला नहीं है मुझे, तो यहाँ तारा। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी 1980 कमल चिन्ह। ठीक है। कमल का चिन्ह। ठीक है। बहुजन समाज पार्टी इसके 4 साल बाद में, 80 के बाद में 484 हाथी चिन्ह। तृणमूल कांग्रेस 1998 जोड़ा फूल का जोड़ा तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस को अपन देख सकते हैं। ठीक है। और अगला है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999, इसके 1 साल बाद में ही। ठीक है। फूल का जोड़ा और घड़ी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 घड़ी का। नेशनल पीपल्स पार्टी ये नवीनतम 2013 के अंतर्गत हुई है, इसको किताब चिन्ह है। ठीक है दोस्तों। आइए राज्य स्तरीय दल, राज्य स्तरीय दल की मान्यता हेतु मापदंड। राज्य स्तरीय दल हेतु मान्यता हेतु मापदंड है, किसी दल का राज्य स्तरीय दर्जा तब प्रदान किया जाता है जब वह निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। ठीक है। कोई एक शर्त, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त कर लेता है। लोकसभा या विधानसभा का चुनाव के कुल वैध मतों का 8% प्राप्त कर लेता है। चुनाव विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% और कम से कम 2 सीटें प्राप्त कर लेता हूं। अगर 2 सीटें आकर आ गई विधानसभा चुनाव में, तब भी यह राज्य स्तरीय दल का मान्यता होगा। ठीक है। लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% संबंधित राज्य के न्यूनतम 1 सीटें प्राप्त कर लेता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, लोकसभा में 6% अथवा संबंधित राज्य से न्यूनतम 1 सीटें। लोकसभा में अगर किसी राज्य में और अगर प्राप्त कर लिया तब भी उसको मिल सकता है दोस्तों। ठीक है। लोकसभा में 6% और संबंधित राज्य में न्यूनतम 1%, उसी राज्य में 1%। विधानसभा में 3% और या 3 सीटें जो भी अधिक हो प्राप्त कर लेता हूं। ठीक है। 3 सीटें अगर उसकी आ गई तो भी हो सकता है। ठीक है। तो ये रहे राज्य स्तरीय दल के प्रावधान। ठीक है दोस्तों। राज्य स्तरीय दल के एक बार रिवाइज कर लेता हूं मैं, आपको पूरी तरह से समझ में आना चाहिए दोस्तों। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जो ये 10वीं यूनिट है, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। एक एक चीजें आपको रिवाइज करवा रहा हूं, बहुत ही अच्छे तरह से बता रहा हूं तो दोस्तों। ठीक है। लोकसभा और विधानसभा में कितना 8%, विधानसभा चुनाव में 6% या कम से कम 2 सीटें। लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6%, संबंधित राज्य में एक सीट प्राप्त हो। और अगला है 4 पॉइंट है, विधानसभा में 3% या 3 सीटें जो भी अधिक प्राप्त हो। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। मैंने आपको चारों पॉइंट बता दिए राज्य स्तरीय दल की मान्यता हेतु मापदंड के। अब राज्य स्तरीय दल देख लेते हैं, प्रमुख क्षेत्रीय दल। ठीक है दोस्तों। प्रमुख क्षेत्रीय दल आपके सामने है। यहाँ दल, चुनाव चिन्ह एवं राज्य।
तेलुगु देशम पार्टी, चुनाव चिन्ह है साइकिल, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी पूछ लिए जाएंगे, तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी पूछ लिया जाएगा, तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो आप लोग देखें, यह है साइकिल, और यह किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में। इस टाइप के भी क्वेश्चन एमपीपीएससी द्वारा पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पूरा आपको कवर किया है, तो ये वीडियो लास्ट से लास्ट तक देखना। समाजवादी पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है साइकिल, यह है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, अखिलेश यादव वाली पार्टी है। असम गण परिषद, इसका चुनाव चिन्ह है हाथी, यह है असम की, असम गण परिषद असम की, और इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसके लिए है तीर और कमान, यह है झारखंड की, इंपॉर्टेंट है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक क्षेत्रीय पार्टी है, और यह है, इसका चुनाव चिन्ह है तीर कमान। लोक जनशक्ति पार्टी बंगाल की, यह है इसका, ठीक है, बंगला इसका चुनाव चिन्ह है, और इसके राज्य है बिहार। तेलंगाना राष्ट्र समिति, इसका चुनाव चिन्ह है कार, और यह है तेलंगाना की। पेथर्स पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है साइकिल, जम्मू कश्मीर की। दोस्तों साइकिल है तीन, एक है तेलुगु देशम समाज पार्टी, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी, समाज पार्टी, और यह है पेथर्स। यह तीन चुनाव चिन्ह है, मतलब इनका है साइकिल, तीन पार्टियों का चुनाव चिन्ह है साइकिल। लेकिन दोस्तों यह आप देखना तीनों अलग अलग राज्य है, तो ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की, वहां पे साइकिल है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की, फिर वहां साइकिल है। और वह पेथर्स है वो जम्मू कश्मीर में, ठीक है, वहां पे साइकिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका चुनाव चिन्ह है जम्मू कश्मीर में, हल है, ठीक है, हल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका चुनाव चिन्ह हल है, और यह है पार्टी जम्मू कश्मीर की। राष्ट्रीय जनता दल, इसका चुनाव चिन्ह है लालटेन, बिहार और झारखंड, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, ठीक है, इसका चुनाव चिन्ह है लालटेन, और यह है बिहार और झारखंड की। शिवसेना, यह है तीर कमान इसका चिन्ह, और यह है महाराष्ट्र की पार्टी, ठीक है, शिवसेना। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इसका चुनाव चिन्ह है शेर, और यह है पश्चिम बंगाल की पार्टी, इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, यह है, इसका चुनाव चिन्ह शेर है, और यह है पश्चिम बंगाल की। दोस्तों पूरे याद कर लो, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है। अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कन्नम, ये इसके दो पत्ती, ठीक है, तमिलनाडु की। तृणमूल कांग्रेस की भी दो पत्ती है, और अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इसकी भी दो पत्ती तमिलनाडु में, ठीक है। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है शेर, गोवा की, ठीक है दोस्तों। सिक्किम संग्राम परिषद, इसका चुनाव चिन्ह हाथी, और यह है सिक्किम की। द्रविड़ मुनेत्र कन्नम, इसका है उगता सूरज, तमिलनाडु एवं पांडिचेरी की यह पार्टी है, इसका चुनाव चिन्ह है उगता सूरज। नागालैंड पीपल्स काउंसिल, इसका चुनाव चिन्ह है मुर्गा, यह है नागालैंड की, ठीक है। अकाली दल बादल तराजू, पंजाब, ठीक है, अकाली दल बादल का चुनाव चिन्ह है तराजू, यह पंजाब की पार्टी है। जनता दल यू, तीर, ठीक है, इसका चुनाव चिन्ह तीर, और यह बिहार और झारखंड की है जनता दल यू ब्रैकेट में आएगा जनता दल ये। मुस्लिम लीग, इसका चुनाव चिन्ह है सीडी, और यह है केरल की पार्टी। तो दोस्तों यह है क्षेत्रीय पार्टी है पूरी, ठीक है, आप लोग याद कर लेना चुनाव चिन्ह के साथ में। तो दोस्तों अगला है चुनाव सुधार, ठीक है, चुनाव सुधार संबंधित समितियां। तो ये समितियां भी याद रख लेना, क्योंकि डायरेक्टली समितियां पूछी जाएंगी। एक है तारकुंडे समिति, जो बनाएगी 1974 से 1975 में बनाएगी, ठीक है। और दिनेश गोस्वामी 1990 1991 में। बोहरा समिति 1993 में, ठीक है। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 से 1999, और एक तनख्वाह समिति 2010 में बनाई गई थी, ठीक है। तो यह है चुनाव संबंधित समितियां, ये समितियां याद रख लेना, 3 2 5 समितियां है। तारकुंडे समिति किससे संबंधित है, चुनाव से।
दिनेश गोस्वामी, ठीक है, बोरा समिति, इंद्रजीत और गुप्ता समिति। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं भारत में निर्वाचन सुधार। अब सुधारों के बारे में देख लेते हैं। निम्न चरणों के माध्यम से समझ सकते हैं हम लोग भारत में निर्वाचन के सुधार हम लोग चरणों के माध्यम से। प्रथम चरण 1950 से 1996 तक, यह प्रथम चरण है। ठीक है, मतदान की आयु 18 वर्ष निर्धारित 61वें संविधान संशोधन से। इंपॉर्टेंट है, मतदान की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है 61वें संविधान संशोधन से, पहले थी 21 वर्ष। फोटो युक्त पहचान पत्र, ठीक है, और ईवीएम का चलन। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने पर पाबंदी, उम्मीदवार की मृत्यु पर चुनाव रद्द नहीं होना। ठीक है, 1950 से लेकर 1996 के बीच में यह सुधार किए गए। ठीक है, मतदान की आयु का निर्धारण किया गया 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, फोटो युक्त पहचान पत्र और है ईवीएम का प्रचलन, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने पर पाबंदी। ठीक है, उम्मीदवारों की मृत्यु पर चुनाव रद्द नहीं होना, यह किए गए प्रथम चुनाव के अंतर्गत किए गए दोस्तों। ठीक है, द्वितीय चरण के अंदर कितना है, 1996 से 2000 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रमशः 50-50 और 20-20। ठीक है, यदि आया दोस्तों दूसरा, मतलब दूसरे चरण के अंदर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में 50-50 एंड 20-20 के अनुमोदन एवं प्रस्तावक। ठीक है, इतना अनुमोदक होना चाहिए और इतने प्रस्तावक होना चाहिए, यह किया गया था द्वितीय चरण के अंतर्गत। मतलब इतने अनुमोदक करने वाले होना चाहिए कि आप राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं और उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं। जमानत धन 15,000 रुपए तय करना, जमानत धन 15,000 रुपए तय करना। ठीक है, यह क्या है, द्वितीय चरण के अंतर्गत। 1999 में पोस्ट बैलेट की शुरुआत, 1999 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1999 में पोस्टल बैलेट की शुरुआत की गई थी दोस्तों। ठीक है, द्वितीय चरण के अंतर्गत। अगला है तृतीय चरण। तो तृतीय चरण के अंतर्गत क्या है, 2000 से अब तक। ठीक है, पहला और दूसरा चरण आप देख सकते हैं, 1950 से 1996, 1996 से 2000 तक। द्वितीय चरण में पोस्टल बैलेट की शुरुआत, और ये याद रख लेना 50-50 या 20 अनुमोदक एवं प्रस्तावक होना चाहिए। अनुमोदक मतलब इन अनुमोदित करने वाले, और प्रस्तावक मतलब इतने लोग प्रस्ताव पारित करेंगे, मतलब इससे प्रस्ताव के रूप में होना चाहिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में। ठीक है, और तृतीय चुनाव चरण है 2000 से अब तक। इसमें है वीवीपैट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, वीवीपैट का उपयोग। ठीक है, प्रॉक्सी मतदान, ठीक है, प्रॉक्सी मतदान के रिलेटेड भी। ठीक है, एग्जिट पोल, एग्जिट पोल प्रतिबंध। ठीक है, एग्जिट पोल के लिए मतलब क्या क्या प्रतिबंध होना चाहिए। नोटा, नोटा का भी प्रयोग किया गया। मतलब इन चरण के अंतर्गत जो निर्वाचन सुधार है, नोटा, नॉन ऑफ द अबो, पहले नोटा का नहीं था दोस्तों। ठीक है, ये 2000 के बाद शुरू किया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये भी दो, मतलब तृतीय चरण है। खर्च पर निर्वाचन आयोग की जानकारी। ठीक है, और ये पिंक बूथ, पिंक बूथ रिलेटेड। ठीक है, ये भी है 2000 के बाद में तृतीय चरण में। जीपीएस आधारित ईवीएम सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट से मतगणना। अगर इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम पर अगर कोई उम्मीदवार अगर कहता है कि गड़बड़ी हुई है, तो वीवीपैट के द्वारा भी मतगणना की जाती है। ठीक है, आइए दोस्तों कुछ मुख्य तथ्य देखते हैं। ठीक है, मुख्य तत्व, केरल के पारूर विधानसभा में 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग पहली बार मई 1982 में किया गया। ईवीएम का प्रयोग देखो। ठीक है दोस्तों, द्वितीय चरण की बात हो रही है, ईवीएम, ये देखो द्वितीय चरण की बात, सॉरी प्रथम चरण की बात है, थोड़ा सा सॉरी, प्रथम चरण की बात हो रही है। ईवीएम का प्रयोग हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
का प्रयोग हुआ था केरल में पारूल विधानसभा में। पारूल विधानसभा में इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद से पढ़ना। मई 1982 में, ठीक है, पहली बार कहां हुआ था? केरल के अंदर पारूल विधानसभा में 50 बूथ पर हुई थी ईवीएम का प्रयोग मई 1982 में, ठीक है। ईवीएम से रिलेटेड है। नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश के 5 19 अब मध्य प्रदेश के लिए पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश में ईवीएम का प्रयोग हुआ था 1998 में। राजस्थान के 5, दिल्ली के 6 विधानसभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग पहला केरल में और नवंबर 1998 में किया गया मध्य प्रदेश, राजस्थान और किया गया दिल्ली में, ठीक है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के 5-5 और दिल्ली में 6 विधानसभा के, ठीक है, ईवीएम का प्रयोग किया गया। ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया। 2004 में संपूर्ण आम चुनाव करवाया गया ईवीएम से, ठीक है। ये पहली बार किया गया 1982 में, ठीक है, पहली बार। तो नवंबर 1998 में किया गया मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और दिल्ली में, और 2004 में पूरे चुनाव किए गए ईवीएम के द्वारा, आम चुनाव, ठीक है। 2009 में आम चुनाव और सभी विधानसभाओं के चुनाव ईवीएम का प्रयोग होने लगा, ठीक है। 2009 से पूरी तरह से होने लग गया, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग ईवीएम मशीन देख लेते हैं। तो देखो ये आपके सामने है ईवीएम मशीन, ठीक है। ईवीएम मशीन आप देख लो, ठीक है दोस्तों। ये रहती है बटने, ठीक है, पूरी तरह से बता। ये रहती है दोस्तों बटने, इस पे आप अपना वोटिंग देते हैं किसी भी पार्टी को रहे। और ये होती है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट ये होती है, ठीक है। ईवीएम मशीन आपके सामने है, ठीक है। अगर आपने चुनाव दिया, मतलब वोट किया होगा, तो आप ये लोग इन्हीं यहाँ पे रहते हैं, पार्टियों के नाम रहते हैं और यहाँ पार्टियों के चुनाव चिन्ह, और यहाँ पे रहती है वोटिंग, और ये रहती है कंट्रोल यूनिट, ठीक से ऐसे सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। तो ये रही ईवीएम आपके सामने। 1982 में पहली बार केरल के पारूल में, ठीक है। 1998 में कहा किया गया था, ठीक है। 1998 में छत्तीसगढ़, ठीक है, राजस्थान और दिल्ली में, ठीक है। छत्तीसगढ़ 5-5 और दिल्ली 6 जगह, ठीक है। 2004 में आम में और 2009 में संपूर्ण, ठीक है, 2009 में संपूर्ण जगह ईवीएम का प्रयोग किया गया, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला। अपन लोग ईवीएम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ईवीएम के बारे में आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश में 5, राजस्थान में 5, दिल्ली में 6। हम लोग मध्य प्रदेश के पढ़ लिए, तो मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं वीवीपैट। ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेलर, ठीक है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेलर मशीन की मदद ली जा रही है, ठीक है। ईवीएम में गड़बड़ी के चांसेस पहले बताए गए थे, ठीक है दोस्तों, इसलिए अभी ले रहे हैं हम लोग वीवीपैट का भी ले रहे हैं, जिससे एक पर्ची निकलती है वीवीपैट से और वोटर उस पर सिर्फ चिन्ह रहता है। तो मतलब जो वोट देने वाला व्यक्ति उस पर पर्ची से देख सकता है कि मैंने इस पार्टी को वोट दिया है करके, ठीक है। उम्मीदवार का वोट दिया जाता है, ठीक है। वीवीपैट व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की पर्ची बनती है। इस तरह जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसका नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है, ठीक है। सबसे पहले इस्तेमाल नागालैंड चुनाव में 2013 में किया गया, इंपॉर्टेंट है, 2013 में किया गया। ईवीएम का क्या कब किया गया था? 1982 में, ठीक है, ये पहली बार। और वीवीपैट देखो बहुत इंपॉर्टेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने वीवीपैट मशीन 2013 में बनाई है। कौन कौन सी दो कंपनियां है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। यह 2 कंपनी है जिन्होंने वीवीपैट बनाई है, ठीक है। ईवीएम के बारे में 5 पॉइंट, ठीक है। 1982 में बनाई है क्या ईवीएम का प्रयोग हुआ,
1998 में, सॉरी 1982 में कहा हुआ, केरल के पारूर विधानसभा में हुआ था, ठीक है। और नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में हुआ, ठीक है। ईवीएम का प्रयोग 1999 में पूरी करके 2004 में संपूर्ण आम चुनाव करवाए गए, ठीक है। 2009 में, ठीक है, चुनाव एवं सभी विधानसभाओं की चुनाव ईवीएम से करा। 2009 में पूरी तरह से ईवीएम यूज हो रहा था, ठीक है। लोकसभा किसी भी चुनाव में ईवीएम का यूज, वीवीपैट का यूज विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए वीवीपैट का यूज किया गया 2013 में नागालैंड में। इसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेलर। इसके दो कंपनियों ने बनाई था, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। वीवीपैट मशीन बनाई गई थी 2013 में, ठीक है। ईवीएम 1982 याद रख लेना, और वीवीपैट 2013 में। दोस्तों यह इस तरह का प्रोसीजर होता है, ठीक है। मैं जरा दिखा देता हूं आपको, ठीक है। ये होती है ईवीएम मशीन, ईवीएम मशीन ये होती है दोस्तों, ठीक है। और ये होती है वीवीपैट मशीन, और ये होती है कंट्रोल यूनिट। इस तरह से ये ज्वाइंट होता है, ठीक है। अब देख ले, इंटर द बूथ, ठीक है। आप इंटर करिए। द प्रेसिडेंट ऑफिसर विल इनेबल द बैलेट until while you enter the polling compartment, ठीक है। कास्ट योर वोट, ठीक है, आपने वोट डाला यहाँ पे, ठीक। सी द लाइट, यहाँ पे लाइट भी दिखेंगे आपको, अगर वोट दिया आपने किसी भी, यहाँ पार्टियों के नाम रहते हैं, यहाँ चुनाव चिन्ह रहते हैं, ठीक है। आपने वोट दिया यहाँ पे, सी द लाइट, यहाँ लाइट जलने लग जाएंगी। सी द प्रिंट, यहाँ से फिर प्रिंट निकलेगा, इसके अंदर उम्मीदवार का नाम और क्या होगा, उसका चुनाव चिन्ह होगा, ठीक है। इस तरह से पूरा प्रोसीजर होता है दोस्तों, ठीक है। आपने चुनाव यहाँ पे, मतलब आपने वोट दिया, वीवीपैट से एक पर्ची निकलेंगी, वीवीपैट से पर्ची निकालने पर उसमें उम्मीदवार का नाम और क्या होगा दोस्तों, उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित होगा, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह से पूरा होता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये होती ईवीएम मशीन, ये होती वीवीपैट, और ये होता है कंट्रोल यूनिट, जहां से पूरा कंट्रोल किया जाता है। मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से पहले जाओगे, वोट डालोगे, वीवीपैट से एक पर्ची निकलेगी, यहाँ लाइट जलेगा और वीवीपैट से एक पर्ची निकलेगी जिसमें उम्मीदवार का नाम और क्या होगा, चुनाव चिन्ह होगा, ठीक है दोस्तों। आइए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अभी तक के जितने भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। कभी कभी एमपीपीएससी क्वेश्चन बना देता है, ठीक है, 4 ऑब्जेक्टिव दे देगा कि ठीक है, इसमें से ये निर्वाचन आयुक्त नहीं है करके, ठीक है। इसीलिए हम लोग, इंपॉर्टेंट है तो हम लोग पूरे निर्वाचन आयुक्त पढ़ लेते हैं, ठीक है। पूरे याद भी कर लेना अगर हो सके, नहीं तो मेन मेन याद कर लेना, ठीक है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सिंह, ये थे प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सिंह, ठीक है। द्वितीय थे के वी के सुंदरम, द्वितीय थे। प्रथम तो याद ही रख लेना, सुकुमार सिंह कौन से प्रथम थे, और द्वितीय थे के वी के सुंदरम, ठीक है। तीसरे थे एसपी सेन वर्मा, चौथे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह, उसके बाद के टी स्वामीनाथन, एस एल शंकरधर, आर के त्रिपाठी, आर के त्रिवेदी, आर वी एस शास्त्री, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रथम महिला वी एस रमा देवी। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त महिला थी वी एस रमा देवी, इंपॉर्टेंट है। टी एन शिधन, ठीक है, उसके बाद में, और एम एस ग्रिल और जे एम लिंगदोह, ठीक है। उसके बाद के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सभी के नाम ले रहा हूं, टी एस कृष्णमूर्ति, बीबी टंडन, एन गोपाल स्वामी, नवीन चावला, शाहबुद्दीन याकूब कुरैशी, प्रथम मुस्लिम, इंपॉर्टेंट है भी, प्रथम मुस्लिम मोस्ट इंपॉर्टेंट में ही चला गया, ठीक है। वी एस रमा देवी, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रथम महिला। और प्रथम कौन थे, सुकुमार सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है। और प्रथम मुस्लिम शाहबुद्दीन याकूब कुरैशी, प्रथम मुस्लिम थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। वी एस संपत, उसके बाद में एच एस ब्रह्मा, नसीम जेदी, अचल कुमार ज्योति, ओम कुमार रावत, और अभी है सुनील अरोड़ा। दोस्तों सुनील अरोड़ा रहेंगे अक्टूबर 2021 तक, इसके बाद
अगर आप देख लेते हो, बाद में वीडियो देखते हो, तो आप दोस्तों बाद में इस लिस्ट में ऐड कर देना आपके पास, ठीक है, नोट्स में बाद में भी कभी देखते हो। तो ये है 2 दिसंबर से 2018 से तो है अक्टूबर 2021 तक। इसके बाद के आप लोग याद कर लेना, ठीक है, लिस्ट में जोड़ देना इस पे छोड़ के। नोट्स इसके बाद में भी काम आना चाहिए इस हिसाब से। अन्य आयुक्त सुनील चंद्रा एवं राजीव कुमार। अभी अन्य मतलब अभी कौन मुख्य चुनाव आयुक्त है? सुनील अरोड़ा, ठीक है। और अन्य आयुक्त है सुशील चंद्रा एवं राजीव कुमार। अभी की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, ये 2021 की बात हो रही है अभी, ठीक है। और अक्टूबर 2021 के बाद आप लोग चेंज कर लेना। अभी है सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्रा और राजीव कुमार, 2 अन्य चुनाव आयुक्त है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। राज्य निर्वाचन आयोग, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे भारत निर्वाचन आयोग के बारे में, अब पढ़ेंगे हम राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, ठीक है। पंचायतों नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन नामावली तैयार करने का, ठीक है, यहाँ 2-3 पॉइंट है। पंचायत और नगर पालिका के लिए चुनाव कराए जाने, मतलब पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। सभी निर्वाचनों नामावली तैयार करने का ये भी काम है राज्य निर्वाचन आयोग का, ठीक है दोस्तों। उन सभी निर्वाचनों के संचालन, ठीक है, उन सभी निर्वाचनों का संचालन का अधीक्षण और नियंत्रण करने का राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव का अधीक्षण, नियंत्रण मतलब निर्देशन करने का राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य होगा, ठीक है। जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। कितना? एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, एक ही राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा दोस्तों, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग में कितने? ठीक है, एक तो मुख्य हो गया और 2 अन्य, ठीक है, एक मुख्य और 2 अन्य। लेकिन राज्य में कितने हैं? एक ही है, एक ही निर्वाचन आयुक्त होगा, ठीक है, एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। अगला है राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें एवं पदावधि, ठीक है। सेवा शर्तें पदावधि ऐसी होंगी जो राज्यपाल नियम द्वारा अवधारित होंगी, ठीक है। सेवा शर्तें एवं पदावधि, पद की कितनी अवधि होगी जो ऐसी होंगी जो राज्यपाल द्वारा नियम द्वारा अवधारित होंगे। राज्यपाल ही करेगा पदावधि एवं सेवा शर्तें, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी प्रकार या उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है दोस्तों। पहले उसका था उच्चतम न्यायालय, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही थी, और यहाँ लोग गई उच्च न्यायालय, ठीक है। यहाँ राज्य में है तो उच्च न्यायालय के आधार पर बात हो रही है। राज्य अगर के निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो बात होगी उच्च न्यायालय की, ठीक है। न्यायाधीश को हटाने की पूरी प्रक्रिया फॉलो की जाएगी, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उसी की नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पता चल रहा है पेमेंट बढ़ा दी, ठीक है, वेतन बढ़ा दिया नियुक्ति करने के पश्चात, ठीक है, कोई और लाभ भत्ते बढ़ा दिए तो ऐसा उस पर लागू नहीं होगा, ठीक है। अलाभकारी परिवर्तन लागू नहीं होगा नियुक्ति के पश्चात, ठीक है। उसके बाद वाले को लागू हो सकता है लेकिन उसको तुरंत नहीं होगा, ठीक है। अब आइए राज्य चुनाव आयोग के रिलेटेड हम लोग दोस्तों पढ़ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत तथ्य रिलेटेड भी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने सिलेक्टेड पॉइंट छाटे हुए, तो दोस्तों टेंशन मत लेना और पूरा लास्ट से लास्ट तक वीडियो देखना, ठीक है। जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब किसी राज्य का राज्यपाल आयोग को उतने कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जो कि उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो। किसी स्टेट में, मान के चलो मध्य प्रदेश में ही चुनाव है तो ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग
को कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा, तो यह जवाबदारी होगी राज्यपाल की कर्मचारी उपलब्ध करवाने की। ठीक है, उपयुक्त प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। मध्य प्रदेश में कब किया गया? 1 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, और भारत निर्वाचन आयोग कब बनाया गया? 25 जनवरी 1950। यहीं पे कंफ्यूजन करना नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 1 फरवरी 1994 को, और भारत निर्वाचन आयोग का किया गया 25 जनवरी 1950 को। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला राज्य प्रथम है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सर्वत्र पंचायतों के चुनाव संबंधी अधिसूचना, ठीक है, 15 अप्रैल 1994 को जारी की गई। इसकी स्थापना तो हो गई थी 1 फरवरी को 1994 को, लेकिन सभी पंचायतों के चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की थी 15 अप्रैल को। ठीक है, 15 अप्रैल 1994 को जारी की गई थी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश से रिगार्डिंग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं एक बार पुनः इनको बता देता हूं आपको अच्छी तरह से। ठीक है, पूरे मतलब जितने भी कर्मचारी राज्यपाल देगा, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग को। और ये मध्य प्रदेश में कब हुआ था राज्य निर्वाचन आयोग का गठन? 1 फरवरी 1994 को। मध्य प्रदेश पहला राज्य था। ठीक है, और सर्वप्रथम चुनाव की मतलब संबंधी अधिसूचना हुई थी 15 अप्रैल 1994 को जारी की गई थी मध्य प्रदेश से। राज्य निर्वाचन आयुक्त, मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है दोस्तों, पहले कौन थे? श्री एन.बी. लोहानी पहले थे। एन.बी. लोहानी प्रथम निर्वाचन आयुक्त मध्य प्रदेश के थे, श्री एन.बी. लोहानी। दूसरे थे श्री गोपाल शरण शुक्ला। दूसरे थे श्री गोपाल शरण शुक्ला। तीसरे थे आदित्य विजय सिंह। ठीक है, चौथे थे डॉक्टर अजीत रायजादा, और पांचवे थे श्री आर परशुराम, और ये थे श्री बसंत प्रताप सिंह। अभी है 1 जनवरी 2019 से है बसंत प्रताप सिंह। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में कुछ लाइनें छोड़ देना आप लोग। ठीक है, अगर नोट्स बनाते हो तो कुछ लाइनें छोड़ देना। राज्य निर्वाचन आयुक्त जैसे ही अपडेट होता है, ये आप वीडियो कभी भी देख सकते हो, अभी क्विज चल रहा है, अब बाद में भी कभी देखोगे तो इसके लिए चुनाव जगह छोड़ देना, गूगल सर्च मारना और मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त लिख देना। ठीक है, जब भी आप एग्जाम दो तो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी है 2021 में। ठीक है, श्री बसंत प्रताप सिंह है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये तो दोस्तों 73 और 74वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। नगर पालिका नगर पंचायत और नगर पालिका से रिलेटेड ये अनुच्छेद है। तो दोस्तों आप पूरे भी पढ़ना चाहो तो पूरे भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट में चलता हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा बनेगा, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बताते चलता हूँ। ठीक है, 243 में परिभाषाएं लिखी है मतलब ग्राम पंचायत चुनाव से संबंधित। ठीक है, 243 में ग्राम सभा के बारे में दिया गया है। 243 ख में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। ठीक है, 243 में पंचायतों का संरचना। ठीक है, अगर आप किसी भी गांव से बिलोंग करते हो, ठीक है, आपको पंचायत पता होगी। अगर शहर से बिलोंग करते हो तो नगर पालिका के बारे में आपने सुना होगा या तो आपने वोट भी किया होगा। ठीक है, उसी से रिगार्डिंग है। मैं थोड़ा सा स्पीडली चलता हूँ। ठीक है, इसमें क्योंकि अनुच्छेद ये काफी ज्यादा है और इम्पोर्टेंट है। अगर नगर पंचायत और नगर पालिका से रिलेटेड होता है तो ये अनुच्छेद आप लोग पर्टिकुलर पढ़ लेना। स्थानों का आरक्षण, ठीक है, किसमें है? 243 घ में दिया है। इंगा में दिया है 243 इंगा में पंचायतों की अवधि कितनी? 5 वर्ष। ठीक है, और 243 च में सदस्यता के लिए अयोग्यता है। ठीक है, पंचायतों के लिए 243 छ में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। 243 ज में पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां, निधियां।
ठीक है। 243 झ में वित्तीय स्थिति पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, ठीक है। और 243 इ में पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, राज्य निर्वाचन आयोग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट को दोस्तों मैंने टिक कर लिया है। अगर पूरे भी आप पढ़ना ना चाहो तो इंपॉर्टेंट याद रख लेना। 243 टर्म में दिया है पंचायतों के लिए निर्वाचन, ठीक है। 243 टर्म में इंपॉर्टेंट है, राज्य के अनुच्छेद के अंदर 243 का ठ में है दिया है संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। 243 ड में दिया है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना, ठीक है। 243 का ड में दिया है ढ, और विद्यमान विधियों को पंचायतों का बना रहना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 243 इ में निर्वाचन संबंधी मामलों को न्यायालय का हस्तक्षेप, ये है इ में। अब यहां से चेंज हो रहा है, ठीक है। 243 का त से चेंज हो रहा है दोस्तों। पंचायतों से रिलेटेड दो ही याद रख लेना, मेन इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। 243 का ट पंचायतों के लिए निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत, और है 243 का इ में निर्वाचन संबंधी मामलों के न्यायालयों के हस्तक्षेप का। अनुच्छेद 243 का थ, ठीक है। यहाँ पे नगर पालिकाओं से रिलेटेड, नगर पालिकाओं का गठन, यहां से चेंज हो रहा है, त से चेंज हो रहा है, ठीक है। याद रख लेना, त से चेंज हो रहा है। 243 का द नगर पालिकाओं की संरचना। अनुच्छेद 243 का ध वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। अनुच्छेद 243 का न स्थानों का आरक्षण, और अनुच्छेद 243 का प नगर पालिकाओं की अवधि आदि, ठीक है। अनुच्छेद 243 का फ सदस्यता के लिए निरर्हताएं, ठीक है। 200 अनुच्छेद 243 का ब नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार एवं दायित्व, ठीक है। अनुच्छेद 243 का भ नगर पालिका द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां एवं निधियां। बहुत ही स्पीडली सिर्फ बता रहा हूं दोस्तों इसमें, ताकि अगर आप पूछा जाता है कभी डिटेल एमपीपीएससी जाता है तो इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है। इतना भी डिटेल अगर पूछ लेता है एमपीपीएससी तो भी बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये वीडियो में पूरा पर्टिकुलर दिया गया है। 243 का वित्त आयोग के इसमें, ठीक है। 243 का य, ठीक है, नगर पालिकाओं के लिए लेखाओं के संपरीक्षा, ठीक है। 243 का य का क नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 का य का क, 243 का य का ख संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, ठीक है। अनुच्छेद 243 का य का ग इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना। अनुच्छेद 243 का य का ग जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 का य का ड, ठीक है, महानगर योजना के लिए समिति, ठीक है। 243 का य च विधान, ठीक है, विद्यमान विधियों पर नगर पालिका को बनाए रहना। 243 का य का छ निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्णन, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं अब आपको बता देता हूं, एक सेकेंड जरा देना। नगर राज्य निर्वाचन आयोग से रिलेटेड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं, परीक्षा से रिगार्डिंग। अगर डिटेल में पूछता है, कभी कभी एमपीपीएससी पूछ लेता है डिटेल में, तो ये डिटेल के लिए इतना सही है। अगर अपन लोगों ने पढ़ा डिटेल के लिए, अगर आप शॉर्ट पढ़ना चाहते हो तो शॉर्ट के लिए भी बता देता हूं, ठीक है। उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। 243 से, ठीक है, 243 से स्टार्ट हुआ है किसका, पंचायत का, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग का। 243 में दिया गया पूरा, ठीक है। 243 से लेकर तो ये पूछा है कितना, क से लेकर न तक, ये है पंचायत का, ठीक है। क से लेकर न तक पंचायत का हो गया। और इसमें क से लेकर न तक में है अनुच्छेद 243 का ट पंचायतों का निर्वाचन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये न वाला है 243 का न, ये इंपॉर्टेंट है, क से न तक, ठीक है। क से न तक मान लिया आपने 243 का, ठीक है। और पहले 243 में तो परिभाषा ही है। 243 का त, 243 का त इसमें दिया गया है, त से दिया है य का छ तक, ठीक है, य के छ तक।
ये है नगर पालिका के और बारे में, ठीक है, नगर पालिका के बारे में, ठीक है। इसमें भी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। 243 का य का क नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, ठीक है। 243 का य का छ निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्णन, ठीक है। हस्तक्षेप का वर्णन 243 का य का छ में, ठीक है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए, आप लोग याद कर लेना इंपॉर्टेंट। अगर नहीं तो अगर डिटेल में पूछता है तो डिटेल मीन्स के हिसाब से भी सही है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं प्रमुख तथ्य मध्य प्रदेश से रिगार्डिंग। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का ध्येय वाक्य है हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। यह ध्येय वाक्य है मध्य प्रदेश हर मतलब निर्वाचन आयोग का ध्येय, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण, ध्येय वाक्य। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव श्री प्रकाश चंद थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। सचिव कौन थे? प्रकाश चंद, निर्वाचन आयोग के, ठीक है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के प्रथम महिला सचिव श्रीमती विजया श्रीवास्तव, ठीक है। प्रथम सचिव है प्रकाश चंद्र थे, ठीक है। और महिला में थे श्रीमती विजया श्रीवास्तव, ठीक है। ये दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। यह सीरीज इसी तरह से चलती रहेंगी और मॉडिफाई एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, ठीक है। यह सीरीज चलती रहेंगी तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो में लास्ट से लास्ट तक बने रहेगा। प्लेलिस्ट में आपको यह पूरी सीरीज मिल जाएंगी, ठीक है। मैंने आपको पूरा सब कुछ पढ़ा दिया है दोस्तों, ठीक है। यह याद रखना, पूरा सब कुछ पढ़ा दिया है। और आप लोग मॉडिफाई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर बने रहना और साथ में मॉडिफाई एग्जाम फेसबुक पेज, ठीक है। और मॉडिफाई को इंस्टाग्राम पर भी मॉडिफाई आपको मिलेगा। मॉडिफाई एग्जाम को आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें और आप हमें इस नंबर 7649031301 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप बने रहिए, मॉडिफाई एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दोस्तों अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।